चैप्टर पे जो हम लोग बातें सीख चुके थे इससे पहले, उसको आगे फिर से बढ़ाएंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इससे पहले आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव पढ़ चुके हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ चुके। उसी के आगे हमारा एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में हम जानेंगे कि जब वेव किसी सरफेस से, सतह से टकराती है तो क्या वो रिफ्लेक्ट कर पाती है? समझ में आया? रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आता है? किसको रिफ्लेक्शन कहते हैं? जनरली आप किसी मिरर के ऊपर पे लाइट को फॉल कराते हैं तो वहां से टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कि नहीं? तो क्या वेव भी किसी सरफेस से टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होती है? हम जानेंगे यहां पे। समझ में आ गया? लेकिन हम जानकारी के लिए बता दें, जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो वहां पे मुख्यतः 3 प्रकार की घटना घटती है। कितने प्रकार की घटनाएं घटती हैं? 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। वह घटनाएं एक साथ भी हो सकता है, हो सके उस तीनों घटना में एक घटना घट सकती है, हो सके उस तीनों घटना में 2 घटनाएं भी घट सकती हैं, लेकिन 3 घटनाएं घटती है। समझ पा रही है बात को? पहला जो घटनाएं घटती है उसको हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जब कोई वेव किसी सतह से टकराया और वो वापस रिट्रेस हो गया, जिस एंगल से फॉल हुआ था उसी एंगल पे रिट्रेस हो गया। बात पकड़ में आया? इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझने के लिए हम यहां पे लेके चलते हैं। मान के चलिए ये हमारा क्या है? वॉल। वॉल का मतलब समझ में आता है ना? दीवार है। दीवार एक रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी है। इस वॉल पे हम किसको फॉल कराए? वेव को। वेव ऐसा ही तो चलता है। जब वेव इसमें क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ, टकराया, तो वॉल हमारा रिजिड बॉडी है। क्या वॉल को ये वेव कंप्रेस कर पाएगा? कंप्रेस कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वॉल हमारा रिजिड बॉडी है और कंप्रेस नहीं कर पाएगा तो ये वेव जिस डायरेक्शन, मतलब जिस एंगल से फॉल हुआ है उसी एंगल पे क्या हो जाएगा? आपका रिट्रेस हो जाएगा, यानी कि रिटर्न हो जाएगा। बात पकड़ में आया? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ पाई होगी? क्लियर? दूसरी घटनाएं क्या घटेगा आपका? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अब्जॉर्ब करना, यानी कि अवशोषित करना। ठीक, अगर ये मीडियम आपका फ्लेक्सिबल है, क्या है? फ्लेक्सिबल है, तो इस एंगल से आप क्या कराएं? लाइट वेव को इंसिडेंट कराएं, तो ये बॉडी हमारा रिजिड नहीं है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है। तो ये वेव को क्या रिफ्लेक्ट करेगा? क्या करेगा? सबको अपने अंदर पे खींच लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। बात पकड़ में आया? तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगी, इस केस में क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। आपने 2 घटनाएं सीखी। तीसरा घटना जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। बात समझिए कि अगर हमारा ये जो मीडियम हम लिए क्या है? हमारा ट्रांसपेरेंट है।
क्या है, यहाँ पे हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम समझते हैं कि ये जो मीडियम हमने लिया ये क्या है, आपका ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आता है, पारदर्शी है। तो जब वेव हमारा इस डायरेक्शन से क्या करेगा, इसमें होल होगा, ठीक, तो क्या ये वेव इसको पार करके आगे की ओर चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? इस प्रकार का घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ये पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम, मान के चलिए ये एयर है और ये आपका वाटर है, तो दोनों अलग अलग मीडियम है। तो वेव का मीडियम जब चेंज करती है तो उसका स्पीड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और स्पीड के चेंज होने की वजह से उसका पाथ बेंड हो जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं? और एक बार समझाएं। किसी भी वेव को जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वेव की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वेव का जो पाथ है, रास्ता है, वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, यानी कि बेंड हो जाता है। बात समझ में आया? अगर ये इसको हम इमेजिन करें तो इसका रास्ता किधर है, सीधा, लेकिन सीधा गया क्या है, वो नहीं गया, बेंड हो गया, है कि नहीं? आप घर पे जाना, एक बाल्टी पानी भरना, ठीक, उस पानी में एक सीधा डंडा को डाल देना, जहां तक आपका डंडा पानी से ऊपर है सीधा दिखाई देगा, पानी से नीचे वो डंडा आपका क्या दिखाई देगा, क्या एक्चुअल में वो डंडा टेढ़ा है? क्यों टेढ़ा दिखाई दिया? क्योंकि आपका मीडियम चेंज हुआ, ऊपर क्या है, हवा, नीचे क्या है, पानी। तो मीडियम चेंज होने से उसका पाथ भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? तो तीन घटनाएं मोटे तौर पे घटने वाली है, या वेव रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या अब्जॉर्ब कर जाएगी, या रिफ्रैक्ट कर जाएगी। समझ में आया? डाउट है? रिफ्लेक्शन की हम कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एयर का मीडियम है ये, ठीक, इधर का मीडियम को हम क्या ले लेते हैं, वाटर। ये देखिए वाटर मीडियम है, समझने के लिए, ठीक, पाथ तो बेंड होगा हमको पता चला, लेकिन समझाने के लिए यहां पे हम पाथ को बेंड नहीं करते हैं, ठीक। अब घटनाएं क्या घटेगी उसको जान लीजिए। आपने पढ़ के रखा है कि जब वेव एक बार बन जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है। बदलता है? नहीं बदलता है, चाहे कोई भी मीडियम में वो इंटर कर जाए, ये बातें हम सीख चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी वेव का नहीं बदलता है, तो क्या बदलता है, वेवलेंथ और वेलोसिटी बदलेगा, और साथ में उसका एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा। बात पकड़ में आया? लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाला। बात समझ में आ गया? तो यहां भी इसका एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है कि नहीं? किस मीडियम पे? एयर का मीडियम पे। जब यही वेव किस में इंटर कर जाए, वाटर में, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसका स्पीड बदलने वाली है और इसका वेवलेंथ बदलने वाली है, और वेवलेंथ और स्पीड के बदलने से क्या बदलेगी, आपका एम्पलीट्यूड बदलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलने वाली। समझ में आया? तो जैसे ही ये पानी में इंटर करेगा, ये क्या बना लेगा, इस तरह से। ये देखिए, इसका एम्पलीट्यूड इतना और इधर का एम्पलीट्यूड
क्या इसका एम्पलीट्यूड की अपेक्षा में ये छोटा है? नहीं है। क्यों छोटा हुआ? क्योंकि ये मीडियम चेंज किया। मीडियम चेंज करने से इसका वेलोसिटी में क्या हो गया? फर्क आ गया। और फर्क आया तो वेवलेंथ बदला, वेवलेंथ बदलने से एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया? बदल गया। बात समझ पाई? लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, ज्यों का त्यों फ्रीक्वेंसी है। तो क्या इसके आधार पे आप लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सुजाता? इसके आधार पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विल नेवर चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विल नेवर चेंज। in any medium। क्लियर? अब सीख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू न्यू लैम्डा, है कि नहीं? बात समझिएगा। अगर यहां का वेलोसिटी को हम क्या मान ले? v1 मान ले, तो यहां का फ्रीक्वेंसी न्यू ही होगा और वेवलेंथ लैम्डा 1 होगा। ये न्यू क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। म्यू इक्वल टू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। समझेगी पॉइंट को? क्या तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं v1 इक्वल टू एफ लैम्डा 1। ठीक। अब ये वेलोसिटी किसमें घुसा? वाटर पे घुसा। तो वाटर में वेलोसिटी घुसने से बदलेगा वेव का, तो वो वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं? v2 इक्वल टू क्या? फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखेंगे? f ही लिखेंगे। क्या इसका लैम्डा बदलने वाला है? तो लैम्डा बदलेगा तो क्या बदलेगा? लैम्डा 2। लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदला। क्लियर? मतलब क्या शो किया? क्या शो किया यहां पे? v1 एंड लैम्डा 1 विल बी चेंज। बात पकड़ में आया होगा, है कि नहीं? लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विल नेवर चेंज इन एनी मीडियम। लेकिन आपका वेलोसिटी और वेवलेंथ विल बी चेंज। डाउट है? अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोग सीख लिए कि जब लाइट हमारा क्या होती है, कहीं पे स्ट्राइक करती है तो 3 घटनाएं घटती हैं। रिफ्लेक्शन होती है, अब्जॉर्प्शन होती है और रिफ्रैक्शन होती है। दूसरी चीज हमने सीखा कि जब वेव का एक मीडियम से क्या करती है, दूसरे मीडियम पे इंटर करती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, लेकिन उसका स्पीड यानी कि वेलोसिटी और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या होता है? बदल जाता है। ये बातें सीख चुके हैं। अब हम लोग सीधे चलेंगे रिजिड बाउंड्री की ओर। रिजिड का मतलब समझ में आता है? ये दीवार आपका क्या है? रिजिड बाउंड्री ही तो है ये। अगर हम रिजिड बाउंड्री से क्या कराते हैं? वेव को स्ट्राइक कराते हैं, तब क्या घटनाएं घटेगी? सीख चुके हैं हम। क्या घटनाएं घटती है नंदिता? क्या होती है रिजिड रिजिड से हम लोग स्ट्राइक कराते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन करती है, और हमारा टॉपिक वही कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक, चलो फर्स्ट नंबर रिजिड बाउंड्री। हम क्या कराएंगे वहां पे? स्ट्राइक कराने वाले हैं, स्ट्राइक कराने वाले हैं। बड़ी मजेदार चैप्टर है ये। साइंस का नजर कहां कहां जाता है उसको समझने का कोशिश करेगी। ठीक, ये कैसा है आपका?
रिजिड बाउंड्री है कि नहीं? इस डायरेक्शन से हम वेव को फोल्ड कराने वाले हैं और किससे टकराएगा वो? रिजिड बाउंड्री से टकराने वाला है। ऐसा ही तो टकराएगा। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि बेटर समझ में आए। ये लीजिए, इस डायरेक्शन से हमारा वेव फोल्ड हो रहा है, ठीक? इस डायरेक्शन से ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये आपका प्लस ए होता है, ये माइनस ए होता है, तुमको पता है, ठीक? अब क्या घटनाएं घटेगी उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? सेम है। कम ज्यादा है क्या? सेम है। अब यहां पे टकराया कौन? वेव। तो ये रिजिड होने की वजह से क्या इस वेव को ऑब्जर्व करेगा? ये रिफ्लेक्शन करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? यहां पे जैसे ही आपका वेव टकराया तो ये जिधर से आया है उधर से ही क्या करेगा? वापस आएगा। अब वापस आएगा तो कैसे आएगा? यहां पे ये टकराया वेव, तो ये पीछे तो लौट नहीं सकता है। लौट सकता है क्या? तो किधर करेगा? ये इधर। देख रही है ना? इस तरह से पीछे आएगा। ये जाने वाला था, ये वाला, और ये आने वाला था है। बात पकड़ में आया? थोड़ी सी और जानकारी कि ये वाला, ध्यान से समझिए इधर, ये वाला वेव ही तो यहां पे आके टकराया। जितना देरी इसको यहां पे आने पे लगा उतना ही समय पे ये वेव आपका यहां पे पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ज्यादा समय लेगा। तो यहां से यहां का कितना फेज डिफरेंस हुआ? क्या समझ पा रही है मेरा बात? ये पार्टिकल्स यहाँ पे था, यही पार्टिकल्स ना यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद में ये क्या हो गया? बैक बाउंस हुआ, पीछे को लौटा। तो एक समय में यही पार्टिकल्स यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये यहाँ से यहाँ कितना? 90 डिग्री। फिर यहाँ से ये कितना? 90 डिग्री। तो कितना का अंतर? 180 डिग्री का अंतर। क्या 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं? समझ में आया? डाउट है? तो यहां पे क्या बदला आपका? फेज बदल गया, नहीं बदला? पहले फेज आपका यहां पे था, अब फेज यहां हो गया। फेज हम किसको कह रहे हैं? जो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको फेज मान के चल रहे हैं। तो यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पे है। अब जब ये टकराया और बाउंस बैक हुआ तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पे हुआ। तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना? 180 डिग्री। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई, है कि नहीं? या इसको आप क्या लिख सकते हैं? चेंज भी लिख सकते हैं। कितना फेज चेंज हुआ यहां पे? 180 डिग्री। बात तो पकड़ में आया होगा? डाउट है? आप बता रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन समझिएगा, यहां पे क्या बदला? क्या बदला यहां पे? फेज बदला। बदला कि नहीं बदला? कितना बदला? 180 डिग्री बदला। कैसे बदला आपको पता चला? यहां पहला कंडीशन आप समझिएगा, वेलोसिटी बदला। वेलोसिटी बदलेगा? बोलो ना, जान क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा? वेलोसिटी कब बदलेगा? जब हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तब वेलोसिटी बदलता है। क्या इसका मीडियम बदला?
ये तो जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम पे बाउंस बैक होके जा रहा है। तो क्या इस केस में इसका मीडियम नहीं बदला तो वेलोसिटी बदलेगा? बात पकड़ में आ रहा है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस केस में आपका वेलोसिटी क्या लिखेंगे? नो चेंज। वेलोसिटी बदलेगा? नो चेंज। हो गया? यस सर। दूसरा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा? फ्रीक्वेंसी बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? एक बार फ्रीक्वेंसी बन गया तो वो कभी भी नहीं बदलता है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलने वाला है। ठीक? यस सर। अच्छा, इसको हम पहला नंबर देते क्या? फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ज्यादा बेटर समझ में आएगा सीक्वेंस में देंगे तो। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर आइए। वेवलेंथ बदलेगा? बताओ जल्दी। बदल रहा है वेवलेंथ? जैसे ये गया था वैसे तो आज कहां से बदलेगा वेवलेंथ? ये भी क्या हो गया? नो चेंज। अगर यहां पे हम मीडियम को बदल देते तो यहां पे क्या क्या बदल जाता आपका? वेलोसिटी बदल जाता और वेवलेंथ भी बदल जाता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। क्या आपका फेज डिफरेंस बदलता? क्या फेज डिफरेंस बदलता? नहीं बदलता। लेकिन ये बाउंस बैक हुआ, इसके कारण से क्या बदला? फेज डिफरेंस बदला और बाकी कोई भी चीज नहीं बदला। याद हुआ? जब कोई वेव रिफ्लेक्शन करती है तो उसका फेज चेंज होता है। कितना चेंज होता है? 180 डिग्री। वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। और इसी पूरी घटनाएं को हम लोग एक साथ में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहा जाता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में कौन कौन सी घटनाएं घटी? फेज चेंज कितना? पाई, यानी कि 180 डिग्री। वेलोसिटी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, वेवलेंथ नो चेंज। घुसा? यस सर। लिख पाएंगे? सर। ये कब पे था हमारा? रिजिड बाउंड्री के लिए। अगर हमारा रिजिड बाउंड्री ना हो, मतलब जो बाउंड्री हम लगाएं वो रिजिड ना हो, तब क्या होगा? रिफ्लेक्शन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। देख लेते हैं करेगा या नहीं करेगा उसको। सेकंड नंबर में आइए। ये हमारा पहला था, ये दूसरा टॉपिक लगाएंगे। बाउंड्री इज नॉट रिजिड। बाउंड्री इज नॉट रिजिड। ट्रांसपेरेंट नहीं है, केवल रिजिड नहीं है। वेव आफ्टर, समझेगी, रिफ्लेक्शन पार नहीं होगा उधर। पार कब होता? जब हमारा ट्रांसपेरेंट होता तब। यहां पर भी इस केस में भी आपका क्या करेगा? वेव रिफ्लेक्शन ही करेगा, लेकिन कुछ मात्रा में वहां पे क्या हो जाएगा? उसको अब्जॉर्ब भी कर लेगा। टोटल को तो अब्जॉर्ब नहीं करेगा, करेगा क्या? सबको अब्जॉर्ब, लेकिन कुछ मात्रा को क्या करेगा? अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी बचा हुआ है उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस केस पे हमारा यहां पे देखे थे हम लोग का क्या चेंज हुआ था? फेज चेंज हुआ था। लेकिन इस केस पे हमारा फेज चेंज नहीं होगा। बात पकड़ में आया?
अब फेज चेंज क्यों नहीं होगा उसका कहानी सुनिए कि हम यहां पे खड़ा हैं, ठीक, हमको कोई पीछे से धक्का लगा रहा है। अगर हम इस तरह से अड़ दिए तो हमको वहां पे क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, तभी तो हमको उधर से प्रेशर लगा रहा है। हम यहाँ पे अड़ दिए मतलब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, हमको कठिनाइयां हो रही है। अगर उधर से प्रेशर लगा रहा है हमको, हम आगे की दिशा में चले तो मस्त चाल में चलते जाएंगे, हमको कोई परेशानी नहीं है कि नहीं। तो मेरा कोई चीज चेंज होने वाला नहीं है, मेरा कोई चीज चेंज होगा। हम आगे चल रहे हैं, हमको कोई पीछे से धक्का मार रहा है, हमको चलने में और आसानी है। लेकिन अगर हम खड़ा हो दिए यहाँ पे और पीछे से कोई धक्का लगा रहा है तो हमको बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ऐसा करके करना होगा, जितना फोर्स लगाएगा उतना। और जैसे पीछे से धकेल रहा है, हम आगे चल रहे हैं, हमको मस्ती में चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही घटना यहाँ पे भी घटेगी। देखिए यहाँ पे टकराया तो इसको हिला नहीं पाया ना, वो हिला पाया क्या, बहुत ज्यादा फोर्स लगाया कौन, वाल, रिजिड होने की वजह से, इसलिए उसको बाउंस बैक किया। लेकिन जैसे ही दूसरा केस में क्या करेगा, वो ना रिजिड नहीं है, वेव टकराएगी तो मतलब थोड़ा सा तो कंप्रेस होगा, वो कंप्रेस होगा तो फेज नहीं बदलने वाला। बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं आपको, आप याद रखेंगे। जब भी हम वेव को किससे टकराएंगे, रिजिड बाउंड्री से नहीं टकराएंगे, मतलब वो बाउंड्री तो है लेकिन रिजिड ना हो, तब रिफ्लेक्शन के बाद में उसका जो फेज है वो बदलने वाला नहीं है। नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, याद रखेंगे आप ये पॉइंट, नो फेज चेंज, इसका फेज नहीं बदलेगा। हो गया। Yes, sir. अगर फेज नहीं बदला तो क्या इसका वेलोसिटी बदलेगा? इसका वेलोसिटी बदलेगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में तो रिफ्लेक्ट हुआ, तो वेलोसिटी कैसे बदलने वाला? कहां आगे गया वो, थोड़ा सा ऑब्जर्व ना किया हो, नहीं चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जिस मीडियम से आपने उसको भेजा था उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो वेलोसिटी क्या होगा? No change. नो चेंज। बात पकड़ रही है? Yes, sir. दूसरी चीज, ये पहला नंबर ले लीजिए, ये दूसरा, तीसरा फ्रीक्वेंसी, इसको तो हमको पता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये बदलने वाला नहीं है। फोर्थ वेवलेंथ, बताइए बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, नो चेंज। याद रखेंगे ये चीज। जब किसी वेव को हम रिजिड बाउंड्री से स्ट्राइक कराते हैं तो उसका फेज बदल जाता है, जबकि वेलोसिटी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, आपका वेवलेंथ भी नहीं बदलता। जब उसी वेव को हम रिजिड बॉडी से, मतलब जो बॉडी रिजिड ना हो उससे स्ट्राइक कराते हैं तो उसका फेज भी नहीं बदलता, ठीक, वेलोसिटी भी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा और उसका वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा। बात पकड़ना, जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे, उसको कर लिए क्या? Yes, sir. चलिए अब थोड़ी सी बातें और सीख लीजिए। ये वाला भाग को मिटा देते हैं। जब हमारा वेव किधर चल रहा हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे चल रहा हो, हम बताए हैं किधर चल रहा हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे चल रहा हो, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलता है? जल्दी बोलिए, क्या मिलता है? a साइन के एक्स माइनस ओमेगा t मिलता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, है कि नहीं? Yes. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. और नेगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या मिलता है? Kx plus 5. हाँ, प्लस 5 मिलता है। 5. अगर हमारा वेव किधर चला, Negative. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर, मतलब इधर, ठीक। Yes,
तो y इक्वल टू क्या मिलता है, a साइन kx प्लस ओमेगा t। इधर चला मतलब माइनस हुआ ना, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। बात समझ में आता है? यस सर। ये देखिए, यही तो था। ये डायरेक्शन आपका किधर है, पॉजिटिव x और इधर नेगेटिव x। ये बातें सीखे आप, यस सर। ये नहीं सीखे? यहां पे जाके क्या होगा, ये टकराएगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, स्ट्राइक होगा। तो जाने के समय के लिए ये वाला और आने के लिए ये वाला। बात पकड़ में आया? यस सर। जब हम रिजिड बॉडी से किसी वेव को टकराए तो वेव हमारा किधर गया, पॉजिटिव x डायरेक्शन की ओर गया। गया कि नहीं गया? गया। टकराने के बाद में वो वेव किधर आया, नेगेटिव x डायरेक्शन की में आया। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए ये हम प्रयोग करेंगे, और जब बाउंस बैक होगा उसके लिए ये प्रयोग करेंगे। बात पकड़ में आया या नहीं पकड़ में आया? आया। अब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, 180। पाई, यानी कि 180। तो क्या आप इस इक्वेशन को, यहां से जो इक्वेशन हमारा सामने आएगा उस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। अब तो समझ में आया होगा। यस सर। एक बार फिर से, ये जाने वाले के लिए और ये आने वाले, जाने वाले और आने वाले में कितना का फेज चेंज हुआ था, 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई। ये देखिए वही फेज चेंज है आपका पाई। हम लोग बेसिकली पाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, पाई, क्योंकि इतना का फेज डिफरेंस हुआ, वहां पे चेंज हुआ। ठीक, यस सर। तो इस तरह से आपको 3 इक्वेशन मिलता है, और यही इक्वेशन क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहलाता है। कहीं पे डाउट है, नो सर। पूछना है? नो सर। ये है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये जाने के लिए, ये आने के लिए। जाने और आने में कितना का अंतर, पाई का अंतर। तो पाई को हम क्या करेंगे, वहां पे जोड़ देंगे ना। समझ में आया? और ये जो इक्वेशन बना, यही आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्लियर?